भास्कर, कैसे हैं आप लोग? ये लोग एक बार लाइव जोड़ दें। कैसे हैं आप लोग? सीमा कुमारी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलिए, तो एक नए चीजों का आगमन आज से हम लोग कर रहे हैं। नया चीज क्यों बोल रहा हूँ? नई चीजों की शुरुआत। ठीक है, क्यों बोल रहा हूँ नई चीजों की शुरुआत? कभी सोचे हैं? नई चीजों की शुरुआत इसलिए कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं आप लोग का आज भी पेपर में निकला हुआ है। आप लोग का क्लास लेने से पहले उसी चीजों को मैं पढ़ रहा था। तो आज भी पेपर में निकला हुआ है क्या? मनु, हेलो। सितंबर में आप लोग का एग्जाम का नोटिफिकेशन या एग्जाम होने की उम्मीद हो सकती है। तो नई शुरुआत मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कहीं ना कहीं आप लोग कहीं से, हमसे या किसी से पीजीटी की तैयारी ऑलमोस्ट अपनी सिलेबस आप पूरा कर चुके होंगे। एक नई नई मुहिम छेड़ा गया है प्लेटफॉर्म बाई नवीन कुमार सिंह से। प्रणाम मनु। कहीं ना कहीं से तैयारी कर चुके होंगे लोग। प्रैक्टिस का टाइम था। फिर एनसीईआरटी क्यों? तो एनसीईआरटी इसलिए क्योंकि ये 15 से 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक अलग मुकाम पर पहुंचा देगा। क्योंकि हम इसको लाइन बाय लाइन पढ़ने के साथ साथ हम यहाँ से क्वेश्चन निकालने की कोशिश करूंगा। प्लस आपको 1.5 से 2 महीना में होगा। वैसे सही से पढ़ाया जाए तो 5-6 महीना का भी कोर्स है, लेकिन उस 5-6 महीना के कोर्स को हम 2 महीना में जरूर आपको फिनिश कर देंगे। क्वेश्चन के साथ एक चीज भी नहीं छूटेगा। समझ गए? एक एक पॉइंट के साथ। और आपको, क्योंकि मैं 1 आवर्स की बताया, यहाँ हम 1.5 घंटा की क्लास लेंगे, जरूरत पड़ेगा हम 2 घंटा का भी क्लास लेंगे। तो हम एक नई शुरुआत के साथ इस चीज़ों को शुरू कर रहे हैं। आप सभी को मालूम है, आवाज़ क्लियर है? एक बार इस बात को बता दीजिएगा, शायद आवाज़ थोड़ी सी। चलिए, तो अब आवाज़ भी क्लियर होगा। तो यहाँ पे हम लाइन बाई लाइन के साथ, तो वही मैं कहना चाह रहा सभी एग्जामों के लिए। और आज जो आप एनसीईआरटी पढ़ लेंगे, आने वाले जितनी टाइप की एग्जाम होगी, कहीं ना कहीं आप उस एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आने की कोई पैटर्न बन चुका है। इससे का एग्जाम हो, यूपीएससी का एग्जाम हो, या किसी भी टाइप का एग्जाम हो, वो एक पैटर्न बन चुका है कि हम एग्जाम यहीं से कराएंगे, यहीं से लेने की कोशिश करेंगे। इस सारी चीज़ों का एक पैटर्न बन चुका है। समझ गए? उस पैटर्न पे हम पूरी तरह से काम करेंगे। तो आपको आने वाले इस एग्ज़ाम के साथ साथ किसी भी टाइप के कभी मौका मिले एग्ज़ाम देने के लिए, तो वहाँ भी इसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। लाइन बाई लाइन हम बात करेंगे, साथ ही साथ क्वेश्चन भी निकालने की कोशिश करेंगे हर एक पॉइंट से, ताकि आपका ये जो 15 से 20 क्वेश्चन जो हो, आपको कहीं ना जाए, कहीं भी ना जाए। ठीक है, ऐसी कोशिश करेंगे। तो ये प्लेटफॉर्म भाई नवीन कुमार सिंह यानी नवीन सर के, हमारे डायरेक्टर सर के नेतृत्व में बहुत ज़्यादा फोकस एनसीईआरटी पर किया जा रहा है। आपको बता दें, मीटिंग हुई, बहुत सारा फोकस कि बहुत अच्छे से इसको कराना है और लाइन बाय लाइन कराना है। एक मुकाम करके हम बात करें, ताकि आपका सिलेक्शन का जो ये 15 से 20 क्वेश्चन जो है ना, कहीं ना जाए ये 15 से 20, कहीं ना जाए ये 15 से 20 क्वेश्चन, आपको मिल ही जाए ये 15 से 20 को। ठीक है, तो इस टाइप से हम इसकी शुरुआत करते हैं। और आज का हमारा जो पहला क्लास होगा, क्लास की हम बात करेंगे। ठीक है, और एक बहुत अच्छे से इसकी हम शुरुआत करेंगे। एक एक पॉइंट का यहाँ से क्वेश्चन आंसर निकालने के भी काम करेंगे। तो देखिए,
आज का जो पहला है विकास नीति। पहले से अगर मैं इसकी में बात करूं तो एक पेज यहाँ पे मिसिंग है। विकास नीतियों और अनुभव, क्या कह रहा है? विकास नीतियों और अनुभव। आइए इसके चीज़ों की अगर मैं बात करूं, विकास नीतियों और अनुभव की बातें करूं, एक मिनट। चलिए, हम तो ये बताना चाह रहा है कि हम 1947 से 1990 तक का विकास और नीतियों का अनुभव करेंगे। इस इकाई का 2 अध्याय के द्वारा स्वतंत्रता का पूर्व से लेकर नियोजित विकास के 4 दशकों तक भारत में चुने गए पथ का समग्र रूप से अवलोकन करेंगे। यानी स्वतंत्रता का पूर्व हमारी आर्थिक विकास कैसी थी, स्वतंत्रता का बाद हमारी आर्थिक विकास कैसी हुई, यानी हमारी इकोनॉमिक स्टेटस जो स्वतंत्रता से पूर्व कैसी थी, स्वतंत्रता से पहले अवलोकन करेंगे। तात्पर्य भारत सरकार इसके लिए जो कठोर उपाय किए, जैसे योजना आयोग का निर्माण तथा पंचवर्षीय योजना की घोषणाएं आदि अध्ययन की भी बात करेंगे। जिस योजना आयोग को जगह पर अभी नीति आयोग आ गया है। अवलोकन के नियोजित विकास की विशेषताओं की परिसंपत्तियों का मूल्यांकन और अध्ययन और इस इकाई में किया गया। यानी बताना चाह रहा है किसी भी इकाई का, किसी भी चैप्टर का, किसी भी बुक का पहला पेज होता है सारांश, वो बता देगा कि ये बुक क्या कहना चाहता है। तो जो 11th क्लास का बुक है ये कहना चाहता है कि स्वतंत्रता से पूर्व हमारी आर्थिक स्थिति कैसी थी और स्वतंत्रता के बाद हमारी आर्थिक स्थिति कैसी हुई। हम यूं ही नहीं आज 4 ट्रिलियन के डॉलर, यानी ये करें 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी हम बन चुके हैं, 3rd बनने वाले। यूं ही नहीं, बहुत करीने से इसको सजाया गया, बहुत मेहनत लगा। आखिर इसको कैसे सजाया गया? जैसे अगर कोई एग्जाम पास कर लेता है तो यूं ही पास नहीं करता, उसके पीछे बहुत सारी चीजें लगी रहती है। तो जब आप उस बहुत सारी चीज़ों को जानेंगे तो पता चलेगा अच्छा इतनी सारी चीज़ें करना पड़े तब एक एग्ज़ाम निकला। उसी तरह जो आज आप 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी देख रहे हैं, ये ऐसे ही नहीं देख रहे हैं, के पीछे बहुत सारी कमियां, नेगेटिव पॉजिटिव, कुछ नकारात्मक चीज़ें भी रहा, बहुत सारा पॉजिटिव चीज़ें रहा, उस सब का मेल जोल से आज यहाँ पे ऐसी स्थिति पहुंची है। यहाँ आज हम 4th लार्जेस्ट और 3rd बनने वाले हैं। तो अगर हम बात करें तो यही बताना चाह रहे हैं, और पहला ही हमारा अध्याय है स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था। यानी स्वतंत्रता की पूर्व संध्या यानी 1947 से हमारी पूर्व संध्या, यानी कल हम आजाद हो रहे हैं और आज की रात इस संध्या के बारे में बात कर रहा है कवि कि हमारी जो स्वतंत्र हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी। यानी हम इस अध्याय में यही पढ़ेंगे। यह इस अध्याय को पढ़ने के बाद आप स्वतंत्रता प्राप्ति के समय वर्ष 1947 में भारत की अर्थव्यवस्था की दशा के बारे में जानेंगे और भारतीय अर्थव्यवस्था को अल्प विकास तथा गत्यारोधक स्थिति में पहुंचा देने की कारकों से भी परिचित करेंगे। इन सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, जानेंगे, पहचानेंगे कैसे कैसे हम यहाँ पे पहुँच गए। तो एक लाइन से शुरुआत करते हैं, फिर आगे इस पे हम बात करें क्या है, सारी चीज़ों की बात करेंगे। और यहाँ पे क्वेश्चन लाइन है आपका, देखिएगा। एक ब्रिटिश इंडिया के वायसराय, ब्रिटिश इंडिया के वायसराय जो 1894 में एक बात बोली, जिसका नाम था विक्टर अलेक्जेंडर ब्रूस। अगर क्वेश्चन पूछना है तो यहाँ से भी पूछ सकता है कि विक्टर अलेक्जेंडर ब्रूस 1894 ब्रिटिश इंडिया वायरस क्या बोला था आर्थिक विकास में। सर ये क्लास तो हो गई थी। हाँ, ये क्लास डेमो के रूप में हुई थी भास्कर, आज से फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करना है, इसलिए सभी कोई वो डेमो के रूप में हुई थी, यहीं से सबको ही स्टार्ट करें। यहाँ पे और डिटेल में हम बात करेंगे, ठीक है ना भास्कर। चलिए, तो भारत हमारे साम्राज्य की धुरी है। धुरी का मतलब क्या होता है? ये बिंदु यहाँ पे पूरी ये जो गोला है ये टिकी हुई है। एक ऐसा बिंदु जिसपे पूरे लोग खड़ा है, टिके हुए हैं, धुरी का मतलब यही होता है, ठीक है। जहाँ पे हम पूरी तरह से टिके हुए हैं, हमारा एक केंद्र होता है। ये कह रहा धुरी है। यदि हमारे साम्राज्य का कोई राज्य अलग हो जाता, कोई और राज्य अलग हो जाता है,
तो हमें जीवित रह सकता है। लेकिन यदि हम भारत को खो देते तो हमारा साम्राज्य का यानी हम इतने इंपॉर्टेंट थे उस इंग्लैंड के लिए कि वो कह रहा है कि यदि हम भारत को खो देते हैं तो हमारे साम्राज्य का अंत हो जाता है। जैसे हम अपने इसको खो दे, हम अपने इसको खो दे तो हमारी बॉडी का अंत हो जाएगा, मस्तिष्क को खो दे। उसी तरह ये कह रहा है कि जैसे हमारा हाथ टूट जाए हमारे बॉडी से तो हमारे बॉडी का अंत नहीं होगा, पैर टूट जाए तो हमारे बॉडी का अंत नहीं होगा, एक आंख टूट जाए तो हमारे बॉडी का अंत, एक कान टूट जाए तो हमारे बॉडी, लेकिन ये मस्तिष्क टूट जाए तो हमारे बॉडी का अंत हो जाएगा। उसी तरह ये कह रहा है कि भारत हमारे साम्राज्य की धुरी है। यदि हमारे साम्राज्य का कोई राज्य अलग हो जाता है तो हम तो जीवित रह सकते हैं, यदि हम भारत को खो देते हैं तो हमारा साम्राज्य का अस्त हो। इतनी इंपॉर्टेंस रखती थी हमारी इंडिया उस इंग्लैंड के लिए जो हमें नोच के खा गया। बात करेंगे, ठीक है। तो इसका परिचय है। चलिए परिचय से पहले और भी कुछ बात करते हैं। तो जैसे आप सभी को पता है कि हम अपने आर्थिक समृद्धि कितनी है, ये तभी हम माप सकते हैं जब हमें पहले की स्थिति मिल जाए। यानी आगे आज जो हमारी आर्थिक समृद्धि है इसको मापने के लिए हमें हमेशा अपनी पहली स्थिति को मापना है। आज़ादी के से पहले अर्थव्यवस्था क्या थी और आज क्या है, अगर इसको नापना है तो हमें जानना जरूरी है। साउंड कम आ रहा है, साउंड सभी को कम आ रहा है, एक बार बता दीजिए लोग। सभी को कम आ रहा है, एक बार जल्दी से बता दीजिए लोग, जो लोग भी जुड़े हैं। सपना को साउंड कम आ रहा है। अभी हमारे साथ अमित कुमार हैं, अपना सिंह है, अभिषेक कुमार, भास्कर और मनु, ठीक है। सीमा स्कूल में रहती हैं तो वो आती जाती रहेंगी। बताइए सभी को कम है, एक बार बता दीजिए ताकि मैं एक बार टेक्निकल टीम से करवा दूं। थोड़ा साउंड तेज कीजिए सर। गुड मॉर्निंग अमित। ओके अमित, साउंड तेज करवा रहा हूँ। सर ऑल क्लियर है सर, थोड़ा सा तेज। ओके अभी अभी करवा रहा हूँ, ठीक है। ओके साउंड पहले करवा देते हैं। अच्छा आप बोलिए लोग, एक मिनट बताइएगा लोग, साउंड ठीक है? आप साउंड ठीक है, एक बार बताइएगा लोग। तेज करवा देता हूँ मैं। ओके ठीक है, अभिषेक भी बोल रहे हैं ठीक है। चलिए ठीक है फिर। ओके हाँ सर साउंड कम आ रहा है सर। अच्छा चलिए, कुछ लोग को इश्यू है तो उसको एक बार ठीक करवा देते हैं। एक बार देखिएगा साउंड, कुछ लोग बता रहे हैं कि कम आ रहा है साउंड। कह रहे हैं कि एक बार आइएगा देखिएगा, साउंड बता रहे हैं लोग कि कम आ रहा है साउंड। हेलो, चलिए आ रहे हैं तब तक। साउंड कम आ रहा है देखिएगा। बच्चे बोल रहे हैं कुछ, कुछ तो बोल रहे हैं क्लियर है, कुछ बोल रहे हैं कम है। बैटरी चेंज भी किया हूँ मैं, वो बता रहा है। ठीक है चलिए ठीक है। ओके हाँ सर साउंड कम आ रहा। आज सब क्लियर है, कुछ को क्लियर है, देख लीजिए एक बार, ठीक है। तो चलिए, तो मैं बोल रहा था, क्लियर है ना? चलिए क्लियर है, ओके। तो मैं बोल रहा था कि भारत एक विशाल देश है और इसके आर्थिक मामले भी भारत का एक बहुत सुदृढ़ तथा भारत का यूं सोने की चिड़िया नहीं कही जाती थी। भारत उस वक्त भी बहुत बड़ा विशाल देश था, फैला हुआ था, पूरा बंगाल ये सारा चीज तो फैला हुआ ही था, ठीक है। तो ये सारे चीज थे और यूं ही इसको सोने की चिड़िया नहीं कही गई थी, बहुत विशाल था।
भारत को यूं कहा जाता है। इनको मालूम है कि भारत हमारे हाथ से चला जाता है तो हमारी आर्थिक समृद्धि चला जाएगा। अंग्रेज को ये बात मालूम था। भारत में जो ब्रिटिश शासन स्थापित हुए, जो भी ब्रिटिश शासन स्थापित हुए, उसका उद्देश्य था औपनिवेशिक, यहाँ से औपनिवेशिक करना, यानी यहाँ से कच्चा माल को हम ले जाएंगे और वहाँ पे, अब देखिए, ले जाऊंगा और भारत को हम एक कच्चे माल का उद्योग के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। ये कहानी थी इसकी, कच्चे माल। क्योंकि भारत पे पहले भी कृषि आधारित चीजें थी, पहले भी बहुत अच्छा कृषि होती थी भारत में। हम खेती में पहले भी कपास की खेती बहुत अच्छे से करते, कृषि में बहुत मजबूत थे। और एक चीज हुआ था कि अगर ये इंग्लैंड है मान के चलिए, और ये हमारा भारत है, तो ये पहले से समृद्ध था अगर देखा जाए। और यहाँ पे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, बड़ी बड़ी उद्योग, इंडस्ट्रीज, मशीनें, क्या किया जाता था, तो लगाया जाता था। और उसका यूज के लिए कच्चा माल चाहिए, और देखिए कपड़े की फैक्ट्री बैठाने लगी, और उसके यूज के लिए वो भारत को अपना अपनी शेख समझे और यहाँ कच्चा माल का एक खजाना मान लिए, और यहाँ से कच्चा माल लेकर जाते थे और इनको खुश रखते थे। और इनको खुश रखने के लिए, यानी अपनी आर्थिक समृद्धि बढ़ाने के लिए, एक बाजार भी चाहिए जो उनको भारत ही दिखा। क्या दिखा उनको? भारत ही दिखा। यानी यहाँ से कच्चे माल का स्रोत समझे थे और यहाँ पे इनको बाजार भी मानते थे। ऐसे जाके हमें लूटे। चलिए जैसे अब बात कर लेते हैं, भारत का आर्थिक विकास विषयक इस पुस्तक का मूल्य उद्देश्य अपने भारतीय अर्थव्यवस्था की मूलभूत विशेषताओं की जानकारी देना और स्वतंत्रता के प्राप्ति के बाद से हुए विकास से अवगत कराना। यानी अपनी मूलभूत विशेषता, हमारी विशेषता क्या थी उसके बारे में जानकारी देना, और कह रहा है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से हुए विकास को अवगत कराना कि हम कैसे कैसे विकास के तरफ चलते चले गए और हम विकास करते चले गए। यदि भी देश की वर्तमान अवस्था तथा भविष्य की संभावना की चर्चा करते समय उसके आर्थिक अतीत पर ध्यान देना भी उतना ही महत्वपूर्ण होगा। इसलिए हम अपनी चर्चा का आरंभ स्वतंत्रता से पूर्व देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति से कर रहे हैं। इस क्रम में हम उन सब बातों को स्पष्ट पहचानेंगे जिन्हें स्वतंत्र भारत के विकास के लिए रणनीति का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन सब बातों की बात करेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान संरचना कोई आज की नहीं है। इसके मूल सूत्र तो इतिहास में बहुत गहरे हैं, विशेष रूप से उस अवधि में जब भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्ति के 200 वर्षों तक ब्रिटिश शासन का अधीन था। बिल्कुल, कितने 200 वर्षों तक, आप सभी लोग जानते हैं। 200, हम कितने, कम से कम लगभग 200 वर्षों तक हम ब्रिटिश शासन के अधीन। पुर्तगाली तो आया था। अच्छा, ब्रिटिश इतना जानिएगा आप लोग को, व्यापार करने ही आया था। यानी जितने भी यूरोपियन कंट्री थे उसमें पुर्तगाल का पहला आता है। वास्को डिगामा 1498 में, आप सभी को मालूम है, कालीकट के जुमरियन के राजा पे वो आया था घूमने। उन्होंने खोज किया और खोज करके हमें तो देखा जाए तो बर्बाद भी कर दिया उन दौरों में। खोज करके यहाँ से मसाला लेके जाता है, और ले जाने के बाद से फायदा होता है, बताता है। उसी तरह उसी कड़ी में और भी सारी डच, डेनिश, फ्रांस आते गए, और ब्रिटिश भी आते हैं। और ब्रिटिश व्यापार करने आए थे, यानी व्यापारी बन के आए और व्यापारी बन के गए ही, व्यापारी बन के रह ही गए। 200 वर्षों तक ब्रिटिश शासन का अधीन था। भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक का मुख्य उद्देश्य था इंग्लैंड में तेजी से विकसित हो रहे औद्योगिक आधार। बहुत तेजी से इंग्लैंड में क्या हो रहा था, औद्योगिक आधार विकसित हो रहा, बड़े बड़े मशीनों क्या कर रही, बैठाई जा रही है, कपड़ा का उद्योग लगाया जा रहा है, और उसके लिए कच्चा माल तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना। तो औद्योगिक आधार के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था केवल एक कच्चा माल का प्रदायक था। यानी भारत को क्या समझ लिया था, कच्चा माल का पूर्तिकर्ता समझ लिया था। और इसलिए यहाँ के कृषि को नष्ट करना शुरू किया। भी आएगा आपको सारी चीज। इसलिए भास्कर उस दिन डेमो था, इतना डिटेल में हम लोग उस दिन गए भी नहीं थे, तो आपको लगा होगा।
शासन की अधीनता को शोषक स्वरूप समझे बिना स्वतंत्रता के बाद पिछले 7 दशकों में भारत में हुए विकास की सही मूल्यांकन कर पाना संभव ही नहीं है। पिछले शतक दर्शों में कितनी मूल्यांकन, कौन कौन सी चीजें हम करके आए और कौन कौन से चीजें किए कि हम यहाँ तक पहुंचे, इसलिए इसका मूल्यांकन करना बहुत ही जरूरी है। चीजों को समझे सर, इम्पोर्टेंट ऑफ अपने से। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रही हैं। तो औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत निम्न स्तरीय आर्थिक विकास, अंग्रेजी शासन की स्थापना से पूर्व भारत की अपनी स्वतंत्र अर्थव्यवस्था की, यद्यपि जनसामान्य की आजीविका और सरकार भी आय का मुख्य स्रोत कृषि था। हमारा मुख्य स्रोत कृषि था। ऐसा कृषि था, अभी आप लोग को मिलेगा बंगाल में, ढाका में मलमल का एक, अभी आप लोग को बात करेगा। फिर भी देश की अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की विनिर्माण की भी गतिविधियां थी, हो रही थी। सूती, रेशमी वस्त्र और धातु आधारित तथा बहुमूल्य मणि रत्न आदि से जुड़ी शिल्प कलाओं, जिसको अंग्रेज ने खत्म कर दिया, हाथों से जो बनने वाला शिल्प कलाओं के उत्कृष्ट किरण था, भारत में विश्व भर में सुविख्यात हो चुका था। इन सब चीजों के लिए भारत पूरे विश्व भर में सुविख्यात हो चुका था कि भारत पर क्या कह रहा है, कृषि था। सरकार की आय का मुख्य स्रोत कृषि और आजीविका का था, चूंकि उस वक्त भी हम 80% लगभग कृषि पर ही निर्भर थे। लेकिन उसके साथ हमारी जो विभिन्न प्रकार की विनिर्माण गतिविधियां हो रही थी, जैसे सूती के क्षेत्र में हम सबसे ज्यादा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं। बहुमूल्य सूती और रेशमी वस्त्र तथा धातु आधारित बहुमूल्य मणि रत्न आदि के पूरे भारत विश्व भर में सुविख्यात हो, जो भारत में बनी इन चीजों का विश्व के बाजार में अच्छी सामग्री के प्रयोग तथा उच्च स्तर की कलात्मक के आधार पर बड़ी प्रतिष्ठा थी। देखिए हम क्या करते हैं अपनी कलाकारी को दिखवाने के लिए, आज भी देखिएगा, समझिएगा इस बात को, चाहे वो किसी भी जात धर्म या किसी भी चीज को, अपने औजार को पूजा जाता है। एक कुम्हार को अगर अपने मिट्टी के बर्तन को बनाना है तो अपने औजार को पहले पूजता है, फिर वो शुरुआत करता है। इसलिए हमारी जो कलात्मक चीजें थी इतनी अच्छी थी, क्योंकि उसमें हमारा मन दिल सब लग जाता है। जहाँ पे मन और दिल सब लग जाता है वो चीजें बहुत अच्छी हो जाती है। इसलिए हम सुविख्यात हो चुके थे पूरे विश्व भर में, बड़ी प्रतिष्ठा थी। और बॉक्स में एक चीज, बंगाल का सूती उद्योग जो मैंने अभी आप लोग से बताया, मलमल के विशेष प्रकार की सूती कपड़ा, इसका मूल्य निर्माण क्षेत्र बंगाल, जो अब बांग्लादेश हो चुका है, विशेष करके ढाका के आसपास, यह क्षेत्र पहले भारत का ही था जब हमारी बंटवारा नहीं हुई थी। इतने हम लोग सुदृढ़ थे, समझ गए। क्षेत्र था यह नगर अब बांग्लादेश की राजधानी है। ढाका के मलमल ने उत्कृष्ट कोटि के सूती वस्त्र के रूप में विश्व भर में बहुत ख्याति अर्जित की थी उस वक्त में। और यह बहुत ही महीन कपड़ा, बहुत छोटे छोटे कपड़ा होता था। विदेशी यात्री इसे शाही मलमल का मलमल खास भी कहते थे। जो विदेशी यात्री आते थे, जो टूरिज्म आते थे, और कहते थे, खासकर इसका आश्चर्य यह था कि इस कपड़े की शाही परिवारों को उपयोग योग्य ही मानते थे। यानी जो लोग इस कपड़े को पहनते थे उन्हें शाही परिवार का उपयोग, शाही परिवार का उपयोग ठीक है? तो और औपनिवेशिक शासकों द्वारा रची गई आर्थिक नीतियों का ध्येय भारत के आर्थिक विकास नहीं बल्कि अपने मूल देशों की आर्थिक हितों का संरक्षण और संवर्धन था। ऐसा नहीं कि वो कह रहा है, देखिए औपनिवेशिक शासकों द्वारा रची गई आर्थिक नीतियां जो भारत के लिए, वो जो भारत में बैठकर आर्थिक नीति बनाते थे, वो कोई भारत के लिए आर्थिक नीति नहीं बनाते थे। वो भारत के लिए कोई आर्थिक नीति नहीं बनाते थे, बल्कि वो देखा जाए तो अपने मूल देश के आर्थिक हितों के संरक्षण और संवर्धन था। क्योंकि उनका मूल उद्देश्य था भारत को कैसे भी खत्म करके अपने देशों को आर्थिक समृद्धि करना, अपने देश के लोगों को खुश करना। अपने देश पर जो इंपॉर्टेंट है लाइन उसका अंडरलाइन कर दीजिएगा, बिल्कुल उस पे देखिएगा।
उस पे मेरा पेन बिल्कुल भास्कर जा रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं भास्कर, पहले ये बताइए। ठीक है, मजा आ रहा है थोड़ा बहुत, पहले ये बताइए। बताइए, क्योंकि अभी तक तो आप मुझसे प्रैक्टिस में जुड़े थे, आज पढ़ाई कर रहे हैं। बताइए भास्कर। अमित बताइए, अमित न्यू स्टूडेंट है। सर, इंग्लैंड लोग अपने देश की उन्नति के बारे में सोचते थे। हाँ बिल्कुल भास्कर, पहले बताइए, मजा आ रहा है अमित? आज थोड़ा सा क्लास है तो आज थोड़ा सा बात भी करना जरूरी है। आप लोगों की क्लासेस 10:30 में स्टार्ट हो जाएगी, 10:35 तक, क्योंकि 9 से 10:30 मेरे क्लासेज है अभी। एनसीईआरटी 6 का, थी 9th वाला पढ़ा के साढ़े दो उसको 10:25 में छोड़ते हैं, 10 मिनट 10:35 में स्टार्ट हो जाएगी। फिर ये चलेगी आपको 12, वहीं पौने 12 12 तक। 12 बजे के बाद 10 मिनट का रेस्ट वेस्ट लेके 12:15 से यूट्यूब कराएंगे, और 1 बजे से 1:30 बजे तक प्रैक्टिस कराएंगे। प्रैक्टिस भी आप लोग का चलते रहेगा, प्रैक्टिस को भी बंद नहीं करेंगे, क्योंकि वैसे तो क्वेश्चन मैंने काउंट किया, बहुत क्वेश्चन करा दिया हूँ, लेकिन फिर भी साउंड ठीक नहीं है। किस टाइप का साउंड ठीक नहीं है भास्कर? साउंड में इशू आ रहा है? साउंड में इशू आ रहा है क्या भास्कर? साउंड में इशू आ रहा है, क्या हुआ साउंड में? अच्छा ठीक ठीक, साउंड में इशू आ रहा है ना। एक मिनट, बैटरी चेंज करता हूँ मैं। बैटरी चेंज करवाना होगा, 1 मिनट में आ रहा हूँ, बैटरी चेंज करवाना होगा। हाँ, साउंड खत्म हो गया। चलिए, अब आवाज बताइएगा, अब सुधर गया है सर। ठीक है, अब बताइए, आवाज ठीक है? थोड़ा बैटरी चेंज करने गए थे, बैटरी खत्म हो गया था। आवाज ठीक है? ओके, एक बार बता दीजिए लोग, सभी लोग, आवाज ठीक है? चलिए ठीक है, ओके। तो आइए बात करते हैं। तो आर्थिक नीतियों का संरक्षण और संवर्धन ही था। नीतियों को भारत का स्वरूप मूल रूप से बदल डाला, और भारत को इंग्लैंड को कच्चे माल की पूर्ति करना तथा वहां बने तैयार मालों को आयात करने वाला देश बन गया। यानी यहाँ से कच्चा माल लेके जाता था, और वहां जो माल बनाता था उसको आयात भी भारत करता, ऐसी नीति बनाया। समझ सकते हैं, ऐसी नीति बनाया। ठीक है, और इस सब पे हम लोग क्वेश्चन भी देखेंगे। मूल रूप से को बदल डाला, भारत इंग्लैंड को कच्चे माल की पूर्ति करने तथा वहां ये बने तैयार माल को आयात करने वाला देश बनकर रह गया था। स्वाभाविक ही था कि औपनिवेशिक शासक ने कभी इस देश की राष्ट्रीय तथा प्रति व्यक्ति आय का आकलन करना भी ईमानदारी से कोई प्रयास नहीं किया था। ईमानदारी से अगर प्रयास करने की बात सोच लेता कि आकलन भी कर लिया जाए, तो वो भी नहीं सोचा, क्योंकि वो तो हमें क्या समझता था? वो तो हमें जस्ट समझता था कि हमें कच्चे माल का क्या है, एक उत्पादक है। जैसे एक कोई गवार है, जो गवाला, जिसको अगर वो रख लिया, वो भैंस को अगर ये समझ लिया कि ये मुझे सिर्फ दूध देने के लिए भैंस रखा है, उसकी खाने पाने की कोई व्यवस्था ना करे। उसी तरह ये अंग्रेज हमारे साथ करते।
रखते थे। तो राष्ट्रीय तथा प्रति व्यक्ति आय का आकलन करना भी ईमानदारी से नहीं किया। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, तो पहली बार राष्ट्रीय आय, देखिए लिखा हुआ है इन आकलनकर्ताओं में दादा भाई नौरोजी पहली बार। प्रसिद्ध पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, इस पुस्तक में उन्होंने भारत में धन की निकासी यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ के सिद्धांत को समझा, जिन्होंने बताया कि ब्रिटिश शासन भारत के धन का इंग्लैंड ले जा रहा है, जिससे उस देश को गरीब होता जा रहा है। और उन्होंने पहली बार 20 रुपया, देखिएगा इतना, तो 20 रुपया उन्होंने बताया था। और विलियम डिग्बी, फिंडले, सिराज, टाटा डाके, डॉक्टर BKRB, इन्होंने वैज्ञानिक तरीका से निकालने की बात की थी। और RC देसाई प्रमुख रहे। अपने इसी काल के दौरान डॉक्टर राव द्वारा लगाए गए अनुमान बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते थे। फिर भी सभी अध्ययनकर्ताओं ने एक बात से सहमत रहा कि 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत की राष्ट्रीय आय की वार्षिक समृद्धि दर 2% से भी कम रही, तथा प्रत्येक व्यक्ति आय उत्पादन वृद्धि के दर तो मात्र ½ % ही रही। यानी ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी नहीं समझे थे। पहली बार अगर देखा जाए तो वैज्ञानिक तरीका से कौन निकाले थे, तो ये RB राव। और ऐसे में नॉर्मल तरीके से कौन निकाले थे, तो दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी 20 रुपया दिए थे। तो आप लोग बताइए, ये BKRB राव जो पहली बार निकाले थे कितने रुपया बताए थे? चलिए कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट कीजिए लोग, कितने बताए थे बताइए। एक बार देखिए, देखते हैं कौन बता रहा है। बताइए। बताइए। चलिए भूल गए हैं तो आप हमको याद करके बताइएगा। ठीक है, ये आप बताइएगा जरूर, फिर हम बताएंगे, क्योंकि आपको इससे याद आ जाएगा। ठीक है, तो 1.3 में अगर आप बात करें कृषक क्षेत्र, तो इतनी सारी बात आप देख लीजिए। यानी इन सारी बातों से अगर देखा जाए 75 रुपये में, बिल्कुल कितने, 75 रुपये में, बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल बता दिए, इसीलिए मैंने आपको नहीं बता रहा था कि और तो कोई बताएंगे। ठीक है, इस सभी का आंसर सुनना बहुत जरूरी है, और एग्जाम आप लोग का नज़दीक है। तो देखिए, अब हम बात करते हैं कि ये जो हम 1.1 1.2 पढ़े, इसमें हमें क्या पता चला। तो इसका मुख्य पॉइंट अगर निकल के आए, तो भारत के लिए यानी इंग्लैंड के लिए भारत एक व्यापार का केंद्र था, कच्चा माल का आपूर्ति करता था। यानी वो हमसे सिर्फ अपनी जो भी नीतियां बनाते थे, हमें बर्बाद करने के लिए नीतियां बनाते थे, और अपने यहाँ के सेठ महाराजाओं, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, पूंजीपतियों को खुश करने के लिए और अपने देश को समृद्ध करने के लिए वो भारत को समझ ली। चलिए, तो इतनी बातों से पहले एक बात बताइए, कुछ समझ में आया कि नहीं, इतनी बातें क्लियर हुई कि नहीं? चलिए जल्दी से एक चीज बताइए, फिर आगे चलते हैं। बताइए जल्दी से एक चीज बता दीजिए कि इतनी बातों से क्लियर हुई कि नहीं। बताइए। यस, यस, चलिए बहुत खूब। चलिए इस पे क्वेश्चन भी करेंगे, इस पॉइंट को पढ़ने के बाद एकदम क्वेश्चन के साथ भी शुरू होगा। तो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अंदर भारत में मूलतः एक कृषि अर्थव्यवस्था ही बना रहा। देश के
लगभग 85% जनसंख्या, कितने, लगभग 85% जनसंख्या जो गांव में, कहाँ पे, जो गांव में, अच्छा ये बॉक्स ऑफिस में, इसकी बातें हम लोग पढ़ेंगे, बॉक्स ऑफिस को भी नहीं छोड़ना है, बॉक्स को। पूर्व ब्रिटिश काल में कृषि, 17वीं शताब्दी में भारत आए फ्रांसीसी यात्री वर्नियर ने तत्कालीन बंगाल को इस प्रकार वर्णन किया जो अपने 2 बार भ्रमण करने के दौरान बंगाल के विषय में संग्रहित जानकारी के आधार पर मैं कह सकता हूं कि यह क्षेत्र मिस्र देश की कहीं अधिक समृद्ध है। मिस्र यानी उस देश में मिस्र बहुत समृद्ध था, तो उससे बोला कि यह क्षेत्र मिस्र देश से कहीं अधिक समृद्ध। यहाँ से सूती, रेशमी वस्त्र, चावल, शक्कर और मक्खन का प्रचुर मात्रा में निर्यात होता है। यहाँ अपने आंतरिक उपभोग के लिए भी गेहूं, सब्जियां, अनाज, मुर्गे, मुर्गियां, बतख आदि का भरपूर उत्पादन है। यह सुअरों के बड़े बड़े झुंड तथा भेड़ बकरियों के विशाल झुंड भी विद्यमान है। इस क्षेत्र में हर प्रकार की मछलियां प्रचुरता में उपलब्ध है। राजमहल में से लेकर समुद्र तक अतीत में परिवहन तथा सिंचाई के लिए गंगा नदी से बहुत यत्न और श्रम पूर्वक कर बनाई गई नहरों का जाल सा बिछा हुआ है। कौन कह रहा है? तो 17वीं शताब्दी में भारत आए फ्रांसीसी यात्री बर्नियर ने इसका पूरा रूपरेखा बता रहा है। 17वीं शताब्दी में अपने देश की कृषि समृद्धि के बारे में लिखिए। ये बात कर रहा है कि जैसे में 200 वर्षों बाद ब्रिटिश भारत को छोड़कर उस समय कृषि की गतिहीनता के साथ इसकी तुलना कीजिए, तो ये बातें हम लोग के लिए नहीं है। तो बस थी, अब देखिए, बस ये थी, प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से कृषि के माध्यम से ही अपनी रोजी रोटी की काम, यानी 85% जनसंख्या जो थी वो किस पे थी, देखिए यहाँ पे आइए, इस पॉइंट को देखिए। जो गांवों में, कहाँ थी, जो गांवों में बसी थी, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि के माध्यम से ही अपनी रोजी रोटी कमा रही थी। एक बड़ी जनसंख्या के व्यवसाय होने के बाद भी कृषि क्षेत्र में गतिहीन विकास की प्रक्रिया चलती रही। यही नहीं, अनेक अवसरों पर उसमें अप्रत्याशित ह्रास भी या गिरावट का भी अनुभव किए गए। भले ही कृषि अधीन क्षेत्र का प्रसार के कारण कुल कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई हो, किंतु कृषि उत्पादकता में कमी आती रही। हमेशा क्या है देखने को मिला, कृषि क्षेत्र में गतिहीनता का मुख्य कारण था औपनिवेशिक शासन द्वारा लागू की गई भू व्यवस्था। एकदम याद रखिएगा, कृषि उत्पादकता में कमी आने का कारण निम्नलिखित में से कौन हो सकता है? पहला था औपनिवेशिक शासन द्वारा दिया गया कानून, भू व्यवस्था, भू जमींदारी व्यवस्था, कौन सा, किस टाइप की व्यवस्था? तो भू व्यवस्था प्रणाली को माना जा सकता है। आज के समस्त पूर्वी भारत में जो उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी, कौन था उस समय, कौन था? तो उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी हुआ करता था।
एक स्टूडेंट का कॉल आ गया था, एनसीईआरटी के बारे में ही पूछ रही थी। डेमो देखी थी, उनको डेमो अच्छा लगा। लाइन बाय लाइन जल्दी कोई आता नहीं है ना। तो वो आ गई थी, दो लोग हैं, एक मनु चली गई क्योंकि वो घर पे रहती हैं फैमिली के साथ, और एक जो सीमा जुड़ी थी वो स्कूल में टीचर है। तो उन लोग को जितना टाइम मिलता है उसी टाइम में वो पढ़ाए। रैयतवाड़ी, महलवाड़ी एंड परमानेंट सेटलमेंट है, बिल्कुल भास्कर तो वो था भू व्यवस्था प्रणाली। तो ही माना जाए आज के समस्त पूर्वी भारत में जो उस समय का बंगाल प्रेसिडेंसी कहा जाता था, जो हम लोग की भी कहा जाता था, लागू की गई जमींदारी व्यवस्था में तो कृषि कार्य से होने वाला समस्त लाभ को जमींदारी ही हड़प लेते थे। जो भी लाभ होता था कौन हड़प लेता था? जमींदारी होते, और किसानों के पास कुछ नहीं बचता था। यही नहीं, अधिकांश जमींदार तो सभी औपनिवेशिक शासन को कृषि क्षेत्र की दशा को सुधारने के लिए कुछ नहीं किया, और जमींदारों की रुचि तो किसानों की आर्थिक दुर्दशा को अनदेखी कर उनसे अधिक से अधिक लगान संग्रह करने तक सीमित रहती थी। यहाँ तक ये भी हुआ था, सूर्यास्त से पहले आपको लगान देने की बात होती थी। इसी कारण कृषि वर्ग नितांत दुर्दशा और सामाजिक तनाव के झेलना का बाध्य होना पड़ा, और राजस्व व्यवस्था की शर्तों को भी जमींदारी इस व्यवहार के विकास में बहुत योगदान रहा, और राजस्व की निश्चित राशि सरकार के कोष में जमा करने की तिथि पूर्व निर्धारित थी। वहीं सूर्यास्त से पहले ईश्वरचंद गुड मॉर्निंग उनके अनुसार रकम जमा नहीं कर पाने वाले जमींदारों से उनके अधिकार छीन लिए जाते थे, और साथ ही प्रौद्योगिक निम्न स्तर सिंचाई सुविधा का भी अभाव था। ये जो जमींदार थे, एक तो कृषि वर्ग से जो निचले तबके से कराते थे, जमींदार के ऊपर जो जाकर एक टाइम फिक्स होता था, आपका अनाज हो या ना हो, आपको इस टाइम तक आपको देना है, नहीं देने पर उनकी जमीन को हड़प ली जाती थी, और उनके जनीब अपने साथ अपने हिसाब से खेती कराई जाती थी, जो इंग्लैंड के हिसाब से हुआ करता। कहाँ के हिसाब से? तो इंग्लैंड के हिसाब से हुआ करता था। और उनके पास साथ ही प्रौद्योगिक नहीं थी, निम्न स्तर का टेक्नोलॉजी था, सिंचाई सुविधा नहीं था, कोई सुविधा दिया ही नहीं था, और उसको अपने टाइम पर उसका अपना लगान भी चाहिए। और इन्हें करने के लिए आप देखेंगे स्वतंत्र भारत के मानचित्र में अंग्रेजी भारत के साथ के शासन मानचित्र से तुलना कर पता लगाइए कि देश का कौन सा क्षेत्र पाकिस्तान हिस्सा में बन गया। यह क्षेत्र आर्थिक दृष्टि में भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक इंडिया डिवाइडेड का अध्ययन उपयोगी होगा। अंग्रेज भारत ने, अब देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन आपको निकल सकता है, क्वेश्चन निकालेंगे अभी बुक से जो आता है। इंडियन डिवाइडेड का बुक का लेखक कौन थे? दे देगा 3 नाम, उससे एक से अधिक, और इनमें से कोई नहीं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, स्वामी विवेकानंद, या बाबा साहब अम्बेडकर, और लिख देगा इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ से भी अंग्रेज ने भारत में किस प्रकार की राजस्व व्यवस्था लागू की गई थी, देश के इस क्षेत्र में कौन सी राजस्व व्यवस्था लागू की गई थी, और वहां से क्या प्रभाव पड़ा, इनके बारे में लिखने के लिए बात कर रहा है। आपको उन राजस्व व्यवस्था की आज भारत में कृषि परिदृश्य की क्या छाप दिखाई देती है, सबकी बात हो रही है। तो ये मेंस का भी है। चलिए, उर्वरकों का नगण्य प्रयोग भी कृषि उत्पादकता के स्तर पर बहुत निम्न रखने के लिए उत्तरदायी था। यानी तो सिंचाई की व्यवस्था नहीं था, हाँ, इनडाइवाइड, नलकूपे नहीं थी, औद्योगिक नहीं थी, और उर्वरक की नगण्य प्रयोग भी कृषि उत्पादकता के स्तरों को बहुत निम्न रखने के लिए उत्तरदायी था। किसानों की दुर्दशा और बढ़ाने में इसका भी बड़ा योगदान था, क्योंकि कुछ है ही नहीं। अब आपको कह दिया जाए कि आप पढ़ाई कीजिए, लेकिन आपको पेन कॉपी ना दिया जाए, क्लासेज ना दिया जाए, तो क्या आपका रिजल्ट सही होगा? बिल्कुल नहीं होगा सही। समझे? उत्तरदायी था। और देश के कुछ क्षेत्रों में कृषि के व्यवसायीकरण के कारण नगदी फसल उच्च उत्पादकता का परवान भी मिलते थे, कि इस उच्च उत्पादकता का लाभ भारतीय किसानों को नहीं मिल पाता था। नगदी उस चीज से किया जाता है कि अभी मार्केट, खेत से निकाले, बेचे और पैसा मिले, उसका भी लाभ भारत को नहीं, क्योंकि उन्हें तो खादान की खेती के स्थान पर नगदी फसल का उत्पादन करना चाहिए। कि जहाँ पे खादान करने वाली की बात होती थी, वहां पे नगदी फसल, नील की खेती जैसे, चूंकि जिससे पैसा आ सके। नगदी फसल का मतलब क्या होता है? कि हम खेतों से निकाले, मार्केट में बेचे और पैसा लेके आ जाए। तो खदान वाले खेतों पर उनको नगदी फसल करनी पड़ती थी। कौन सी फसल? तो उनको नगदी फसल करनी पड़ती थी। ठीक है।
और जिनका प्रयोग अंत इंग्लैंड में लगे कारखानों में किया जाता था। बोले ना, सिंचाई की व्यवस्था में कुछ सुधार के बावजूद ही भारत में बाढ़ नियंत्रण भूमि की उपजाऊ शक्ति के मामले में पिछड़ा हुआ था, जबकि किसानों के एक छोटे से वर्ग ने अपने फसल पैटर्न को परिवर्तित करके खदान फसलों की जगह वाणिज्यिक फसल का उगाना आरंभ कर दिया, जिससे पैसा मिले। और काश्तकारों का एक बड़े वर्ग तथा छोटे किसानों के पास कृषि क्षेत्र में निवेश करने के लिए ना ही संसाधन थे, ना तकनीक थे, ना कोई प्रेरणा थी। प्रेरणा कब मिलता है? जब आपको पैसा मिले। तकनीक नहीं थी, कुछ भी नहीं थी। जो छोटे किसान थे, काश्तकार थे, सब चीज उनसे देखा जाए तो छीन लिया। तो भाई कैसे करेंगे? ऐसी स्थिति में अंग्रेज हमको ला के डाल दिया। देखिए, जो नगदी फसल था वो इसलिए करना पड़ा, इंग्लैंड में कारखाने में कच्चा उसको कपास चाहिए, तिल की खेती उसको चाहिए, जहाँ से इंग्लैंड में जो कारखाने लगे उनकी समृद्धि बढ़ते रहे। तकनीक थे औद्योगिक क्षेत्र में कृषि की भांति औपनिवेशिक व्यवस्था का अंतर्गत भारत को एक सुदृढ़ औद्योगिक आधार का विकास भी नहीं कर पाया। यानी कोई टेक्नोलॉजी का विकास नहीं कर पाया, कोई इंडस्ट्रीज का विकास नहीं। इंडस्ट्री तो कहाँ बैठाया था भाई? इंग्लैंड में। यहाँ तो सिर्फ इसको आपूर्ति करता मानता था कच्चा माल को, उसके बाद आयात करता मानता था, बाजार मानता था। इसी के विरोध में तो गांधी जी ने विरोध किया था, स्वदेशी आंदोलन। चरखा ने आजादी को दिला दिया, चरखा ने आजादी को दिला दिया। स्टीम अप कहिएगा कैसे? गांधी जी को तो पहले ही था, क्योंकि यहाँ से तो सूती लेके जाता था, किसानों को बर्बाद कर दिया था। साथ ही साथ यहाँ के लोगों को बोलता था इंग्लैंड के कपड़ा पहनो, इंग्लैंड की बजाय बनाई गई वस्तुओं को पहनने की बात करता था। तो गांधी जी कहते हैं कि अगर जो लोग आज़ादी में ऐसे हिस्सा नहीं देते, वो अपने घर में चरखा बनाना यानी चरखा का काम करना शुरू कर दे। ये भी आज़ादी में उनका एक कंट्रीब्यूशन था, क्योंकि चरखा से कपड़ा बनता था, और कपड़ा जब अपना बनेगा और अपना खुद ही पहनेंगे तो अंग्रेज कमजोर होगा, उसकी आयात कमजोर होगी, आर्थिक चीजें कमजोर होगी। गांधी जी ऐसे नहीं थे। क्रिटिसाइज तो हम किसी का कर लेते हैं, क्रिटिसिज्म तो हम क्रिटिसाइज किसी का भी कर सकते हैं, जब तक उनके बारे में पढ़ेंगे नहीं तो देखिए, सुदृढ़ औद्योगिक आधार विकास भी नहीं कर पाया। देश की विश्व प्रसिद्ध शिल्पकारों के पतन होते, यानी जो शिल्पकार थे हाथों से, उनकी भी पतन होने लगी इस देश से। देखेंगे आज भी नहीं बचा है। अंग्रेज के टाइम में जो खत्म हुआ वो सब खत्म होते होते आज कहाँ ज्यादा कुछ बचा है भाई। तो ये भी काम का पतन हो रहा था, किंतु उस प्रतिष्ठित परंपरा का स्थान ले सकने वाले कृषि किसी आधुनिक औद्योगिक आधार की रचना नहीं होने। यानी अगर ये खत्म हो रहा है तो ऐसा रहता कि कोई आधुनिक चीज भी इसके जगह पर अगर ले लिया रहता तो काश डेवलप हो जाता। लेकिन वैसे भी कुछ, चूंकि आधुनिक तो वहां लेके गया, होने नहीं दिया। और भारत के इस औद्योगिकरण के पीछे विदेशी शासकों का दोहरा उद्देश्य था। एक तो भारत को इंग्लैंड में विकसित हो रहे आधुनिक उद्योग के लिए कच्चे माल का निर्यातक बनाना चाहते थे, दूसरे ओर उन उत्पादों के लिए भारत का एक विशाल बाजार भी बनाना चाहते थे, जो मैं शुरू से आपको बोलते आ रहा हूँ। इस प्रकार उन्हें उद्योग के प्रसार के साथ वो अपने देश के ब्रिटेन के लिए अधिकतम लाभ सुनिश्चित करना चाहते थे। ऐसे आर्थिक परिदृश्य में भारतीय शिल्पकारों का पतन से जहां एक और भारी स्तर पर बेरोजगारी फैल रही थी, जो कि शिल्पकाएं हाथों से जो होती है उनको भी छीना जा रहा था, कुछ बचा ही नहीं था, तो बेरोजगारी फैल रही थी। वहीं स्थानीय उत्पाद से वंचित भारतीय बाजार में मांग का भी प्रसार हो रहा था। चूंकि स्थानीय चीज तो सब खत्म हो गई है, तो मांग तो होगा ही। अब मांग होगा तो अंग्रेज वहां बनाएगा और यहाँ लाके बेचेगा, क्योंकि उसको तो बाजार भी चाहिए ना। बेचेगा कहाँ? पैसा आएगा कहाँ? पहले तो मशीन के लिए सामग्री चाहिए, तो मशीन के लिए कच्चे माल की सामग्री यहाँ से ले लेता है, और जब सामग्री यहाँ से ले लिया तो उसको क्या चाहिए? तो बाजार भी चाहिए। तो बाजार के लिए पहले यहाँ की जो निजी चीज है उसको खत्म किया, जो हाथों से शिल्पकारों से जो यहाँ स्थानीय स्तर पर जो उत्पाद है उसको खत्म किया। और जब स्थानीय स्तर पर जो खत्म हो गया तो फिर उसके लिए मांग तो भाई रहेगी ना, तो मांग के लिए वो बाजार उत्पन्न किया। मांग का भी प्रसार होता है। इसी मांग को इंग्लैंड में सस्ते निर्मित उत्पादों का लाभपूर्ण आयात द्वारा पूरा किया गया।
यद्यपि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत के कुछ आधुनिक उद्योग की स्थापना होने लगी, किंतु उनकी उन्नति भी बहुत धीमी हो रही थी। शुरू में तो यह विकास केवल सूती वस्त्र और पटसन उद्योग का शुरू करने तक सीमित थी। सूती कपड़ा मिल प्राय भारतीय उद्यमियों द्वारा लगाई गई थी और यह देश की पश्चिम क्षेत्र, आज के महाराष्ट्र और गुजरात, इसलिए आज वो भी विकसित है, में ही अवस्थित है। पटसन उद्योग की स्थापना का श्रेय विदेशियों को भी दिया जा सकता है। यह उद्योग केवल बंगाल प्रांत तक सीमित रहा और 20वीं शताब्दी के आरंभिक में वर्ष में लोहा और इस्पात का विकास शुरू हुआ और टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में होती है। यानी धीरे धीरे अब विकास भी करने लगे। और दूसरे विश्व युद्ध के बाद चीन सीमेंट, कागज आदि के कुछ कारखाने भी स्थापित हुए, किंतु भारत में भावी औद्योगिकरण को प्रोत्साहित करने हेतु पूंजीगत उद्योगों का प्राय अभाव ही बना रहा। शुरू से लेकर अभी तक भी है। पूंजीगत उद्योगों का उद्योग होते होते तत्कालीन उपभोग में काम आने वाली वस्तु और उत्पादन के लिए मशीन और काल पुर्जों का निर्माण करते। यंत्र तंत्र कुछ कारखानों की स्थापना से देश की प्रारंभिक शिल्पकला आधारित निर्माणशालाओं का पतन की भरपाई नहीं हो पाई। यानी ना ही वो नव औद्योगिक क्षेत्र की समृद्धि दर बहुत ही कम थी, सकल घरेलू उत्पाद या सकल वर्धित मूल्य में भी इसका योगदान भी बहुत कम रहा, चूंकि कुछ है ही नहीं तो कहाँ से होगा, और कम रहा। इस नए उत्पाद के क्षेत्र की एक अन्य महत्वपूर्ण कमी यह थी कि इसमें सार्वजनिक क्षेत्र का कार्य क्षेत्र भी बहुत कम रहा। वास्तव में यह क्षेत्र प्राय रेलवे, विद्युत उत्पाद और संचार की बंदरगाह और कुछ विभागीय उपक्रम तक ही सीमित रहा, क्योंकि जब खत्म हो गया तो उसमें बढ़ाने की भी बात नहीं हो। तो हमने विदेशी व्यापार को देखने से पहले ये जो चीजें पढ़े, इससे कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्योंकि पहले मैंने क्या बोला कि जो पढ़ेंगे उससे क्वेश्चन भी निकालने की कोशिश करेंगे। तो इससे देखते हैं कैसे क्वेश्चन निकलता है। तो कुछ क्वेश्चन हम निकाल के लाए हैं, जो क्वेश्चन आप लोग को बताया जा रहा है उस क्वेश्चन को देखिए और एक बार सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। पहला क्वेश्चन अगर मैं आपको लिखूं यहाँ पे, तो पहला क्वेश्चन है हमारा औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत। चलिए पेज ले लेते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं जो अभी तक हम पढ़े। औपनिवेशिक औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत, धीरे धीरे आपका इसका पीडीएफ मिलने लगेगा क्वेश्चन के भी। शासन के अंतर्गत ये क्वेश्चन भी निकाल के अब दिया जाएगा। अंतर्गत आर्थिक आर्थिक विकास आर्थिक विकास के संदर्भ में आर्थिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर देखिए, बीपीएससी जैसे क्वेश्चन पूछता है, कथनों पर विचार कीजिए। एकदम उसी तरह से क्वेश्चन भी निकाला गया, विचार कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर पहला है, अंग्रेजी शासन की स्थापना से पूर्व, अंग्रेजी शासन की स्थापना से पूर्व भारत की अपनी भारत की अपनी स्वतंत्र अर्थव्यवस्था स्वतंत्र अर्थव्यवस्था स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी। दूसरा कह रहा है, औपनिवेशिक औपनिवेशिक शासकों के आर्थिक नीतियों शासित शासित देश और वहाँ के लोगों के आर्थिक आर्थिक हित आर्थिक हितों के संरक्षण संरक्षण और
संवर्धन से प्रेरित थी, से प्रेरित प्रेरित थी। ऑप्शन है आपके पास, उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? उपयुक्त कथनों में से, यानी उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है? बहुत माइंड लगा के क्वेश्चन निकाला गया, पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। इसी के लिए तो आप लोग आए। ऑप्शन है केवल वन बी, ऑप्शन है केवल 2, सी ऑप्शन है 1 और 2 दोनों, और डी ऑप्शन है एक से अधिक, और ई ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, अधिक और इनमें से कोई नहीं। चलिए अब इसका आंसर दीजिए। 1। चलिए सपना का आंसर आ गया है। देखिए सब लोग इसका आंसर दीजिए, लोग सब लोग इसका आंसर दीजिए, बताइए ऑप्शन के साथ इसका आंसर दीजिए लोग। अच्छा एक और चीज है, आप लोग को बता दूं, जितने भी लोग एडमिशन लिए हैं, जैसे जो लोग अभी लाइव जुड़े हैं, जो लोग बाद में देखे हैं, ठीक है बताता हूँ, दूसरे क्वेश्चन पे चलता हूँ तो इसके बारे में बताऊँ। चलिए आंसर इसका दीजिए। अमित कुमार 1, भास्कर ओनली 1, बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल बहुत खूब। तो देखिए कह रहा औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत आर्थिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंग्रेजी शासन की स्थापना से पूर्व भारत की उसकी स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी। औपनिवेशिक शासन के आर्थिक नीतियों शासित प्रदेश और वहां के लोग को आर्थिक हितों के संरक्षण से प्रेरित थी। बिल्कुल ये गलत था, ये सही है। कह रहा है ओनली 1, ये बिल्कुल सभी लोग हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, सॉरी दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? अच्छा दूसरा क्वेश्चन से पहले एक चीज मैं बता देता हूँ आपको, जो लोग लाइव देख रहे हैं या जो लोग बाद में देखेंगे, 9294901068 इस पे एक बार आप लोग हाय, और एनसीईआरटी बस सर इंग्लिश में सिर्फ अपने कंट्री के बारे में सोचते थे ना कि दूसरे के बारे में। हाँ बिल्कुल भास्कर, तो इस चीज़ों को देख लीजिए। नंबर एक बार और लिख देता हूँ, दूसरे कलर से भी लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को दिख जाए। 9294901068 पर आप लोग हाय करके लिख लीजिएगा नाम और एनसीईआरटी बैच, नाम और एनसीईआरटी बैच हाय करके, जो लोग लाइव देख रहे हैं या जो लोग बाद में देखेंगे, नाम और एनसीईआरटी बैच करके लिखिए। क्या होगा, अभी तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, धीरे धीरे क्वेश्चन जब वहाँ पे बनने लगेगा तो उसका पीडीएफ लगाया जाएगा, कोड पीडीएफ पे मिलेगा, ऐसे भी पीडीएफ मिलेगा, अपलोडेड भी रहेगा। कुछ छूटेगा तो मैं उसको ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है ना। तो एक बार इतना काम आप लोग कर लीजिएगा, इस नंबर पर हाय और अपना नाम और एनसीईआरटी बैच लिख दीजिएगा। 11th 12th जरूर लिखिएगा, क्योंकि 9th 10th भी एनसीईआरटी बैच है, तो लिख दीजिए, या पीजीटी लिख दीजिएगा, पीजीटी एनसीईआरटी तब भी समझ जाएंगे, और अपना नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन एक बनाते हैं और लगभग ठीक है, फिर उसका आंसर दीजिए लोग। क्वेश्चन नंबर दूसरा, देखिए कैसे क्वेश्चन निकाला जा रहा है, ठीक है। औपनिवेशिक 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 शासन के अंतर्गत, शासन के अंतर्गत शासन के अंतर्गत कृषि के संदर्भ में, कृषि के संदर्भ में, कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित निम्नलिखित कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर, ओके भास्कर कहा गया, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, विचार कीजिए। चलिए ऑप्शन है आपके पास, पहला, अभी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनाया हूं, ब्रिटिश औपनिवेशिक,
ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन काल के अंतर्गत, शासन काल के अंतर्गत, शासन काल के अंतर्गत बढ़ते हुए उद्योग, बढ़ते हुए उद्योग, उद्योगों के कारण के कारण भारत भारत मूलतः एक कृषि अर्थव्यवस्था, एक कृषि अर्थव्यवस्था से एक औद्योगिक अर्थव्यवस्था में बदल गया। औद्योगिक अर्थव्यवस्था में बदल गया, अर्थव्यवस्था में बदल गया, बदल गया। दूसरा है इस काल में, इस काल में एक बड़ी जनसंख्या, एक बड़ी जनसंख्या, क्वेश्चन निकाले हैं सर। क्लास तो पहले लिए 9 से 10:30 और 10 से 12 बजे तक है, 12 से 1, 1 से 2 में है सब। 12 से मेरा खत्म हो जाए, ठीक है, 1:30 बजे तक खत्म हो जाए। देखिए क्वेश्चन पे काम किया गया है। अब इसको क्या करेंगे, प्रिंट करवा देंगे ताकि बोर्ड पे लगा रहे, लिखना ना पड़े। समझ गए, बच्चा सब भी है, देख रहे हैं, ठीक है। तो एक बड़ी जनसंख्या, एक बड़ी जनसंख्या का व्यवसाय, व्यवसाय होने के बाद, होने के बाद भी, होने के बाद भी कृषि, कृषि क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में गतिहीन, गतिहीन विकास की प्रक्रिया चली, गतिहीन विकास की प्रक्रिया चली, प्रक्रिया चली, चलती, चलती रही, ठीक है। दूसरा यानी तीसरा हो गया, इस काल में, इस काल में कृषि, इस काल में कृषि क्षेत्र में वृद्धि के कारण, के कारण कुल कृषि उत्पादन, उत्पादन में वृद्धि हुई, वृद्धि हुई। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन बना देता हूं मैं, केवल 1/2, केवल 1/2। दूसरा ऑप्शन है आपके पास, यानी बी ऑप्शन, ए हो गया, बी हो गया 2/3, 2/3। सी ऑप्शन हो गया 3 और डी हो गया 1 से अधिक, और इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर इसका दीजिए, देखता हूं कौन इसका आंसर दे रहा। चलिए आंसर अब दीजिए, देखता हूं इसका आंसर कौन दे रहे हैं, इसका आंसर कौन दे रहे हैं। क्या हुआ, किसी का आंसर नहीं आया भाई? किसी का आंसर नहीं आया? भास्कर का बी आ गया, सपना है, अभिषेक है, अमित है, भास्कर है, रब्बी कुमारी, रब्बी कुमारी, रूबी हो गई या रब्बी, ईश्वर चंद्र। 1 और 2, सपना 1 और 2, 1 तो कभी नहीं होगा, यहीं पे गलत हो रहा है। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत बढ़ते हुए उद्देश्यों के कारण भारत मूलतः एक कृषि अर्थव्यवस्था से एक औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में बदल गया। नहीं, गलत है, औपनिवेशिक तो यहाँ कुछ ऐसा था ही नहीं। तीसरा तो होगा नहीं, इस काल में कृषि क्षेत्र में वृद्धि के कारण कुल कृषि उत्पादकता में वृद्धि नहीं। बच गया 2, इस काल में एक बड़ी जनसंख्या की व्यवस्था होने के बाद कृषि क्षेत्र में गतिहीन विकास की प्रक्रिया चलती रही। आंसर हो जाएगा ये 2। इसीलिए तो आप लोग से यहाँ जोड़ा गया है, इसी टाइप से तो क्वेश्चन निकाला जाएगा, ताकि आप लोग जब आएंगे मिलेंगे, ठीक है, तो पर पता चलेगा, ठीक है।
समझ गए? इसी के लिए आप लोग को यहाँ बुलाया गया। एक क्वेश्चन और करते हैं। इसको रहने देते हैं क्वेश्चन को यहीं पे, थोड़ा सा आप देखते हैं चीजों को। तो बताइए एक बार, आज बताइए जरूर। और भी क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है, इसको टाइप करवा दिया जाएगा ताकि लिखने में डायरेक्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन है क्वेश्चन की स्लाइड पे गए, क्वेश्चन बन रहा है, निकालने में भी थोड़ा टाइम। सर ऑप्शन में था ही नहीं सर, क्या ऑप्शन में नहीं था? अच्छा 1 और 2, हाँ ये भी बात सही है, ऑप्शन भी ध्यान दे रखना है। 1 और 2 ऑप्शन में था ही नहीं। तो चलिए आज अब बताइए लोग, क्लास कैसा लगा पहले ही थोड़ा सा बताइए लोग, क्लास कैसा लगा? सभी लोग एक बार दिल से कमेंट कीजिएगा लोग, तो थोड़ा और कल से जब आया जाएगा तो और एनर्जी के साथ मिला जाएगा, तो मजा आएगा। बताइए, तब एक क्वेश्चन और देखेंगे लोग। क्लास क्या है सर? पीडीएफ में लाइएगा? हाँ पीडीएफ में ही लाएगा, बन रहा है बिल्कुल। बिल्कुल, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं और बताते रहिए लोग, तब तक क्लास कैसा लग रहा है। तब तक मैं क्वेश्चन एक, ओनली 2 नहीं था? ओनली 2 था ना? अच्छा 1 और 2, तो ये 2 और 3। अच्छा अच्छा, ऑप्शन में थोड़ा सा इधर हो गया होगा, कोई बात नहीं। चलिए एक क्वेश्चन और बनाइएगा, इसलिए आप लोग को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर, क्लास कैसा लगा, क्वेश्चन नंबर 3 बताइएगा। औपनिवेशिक, थोड़ा अच्छा लिखने की कोशिश करता हूँ और थोड़ा जल्दी में आदमी लिखता है, इसलिए औपनिवेशिक, निवेशिक काल में, काल में हो रहे, औपनिवेशिक काल में हो रहे कि औद्योगिकरण के पीछे, के पीछे औपनिवेशिक शासकों, शासकों के उद्देश्य, शासकों के उद्देश्य, उद्देश्यों के संदर्भ में, संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 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 विचार, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास 1, वे भारत, भारत को इंग्लैंड, इंग्लैंड में विकसित, इंग्लैंड में विकसित हो रहे आधुनिक, हो रहे आधुनिक उद्योग, उद्योगों के लिए कच्चे माल का निर्यातक बनना चाहता था। कच्चे माल का निर्यातक बनना चाहता था। दूसरा है, वे इंग्लैंड, वह इंग्लैंड में विकसित, इंग्लैंड में विकसित हो रहे आधुनिक उद्योगों के उत्पादन, उत्पादन के लिए, उत्पादन के लिए भारत को ही एक विशाल बाजार मानता था। उत्पादन के लिए, उत्पादन के लिए भारत को ही एक विशाल, विशाल बाजार बनाना चाहता था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल 1, अभी ऑप्शन सही लिख रहा हूं, दूसरा क्वेश्चन के जैसा नहीं। केवल 2,
दूसरा 1/2, 1 आवर यानी A B C 1/2 दोनों, और D एक से अधिक, एक से अधिक, और ई हो गया इनमें से कोई नहीं, ई हो गया इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं। बताइए, चलिए आंसर दीजिए आप। सर ऑप्शन 1 एंड 2, चलिए ऑप्शन 1 एंड 2, चलिए। बोला था कि आप लोग कमेंट भी करते रहिए। एक अमित कुमारी मार कमेंट किए हैं कि क्लास सर। बताइए। बताइए। दो, चलिए यानी बी 1 और 2 दोनों बिल्कुल आंसर हो जाएगा सी। केवल 2 आप लोग मार रहे हैं। देखिए फिर आप लोग का एक बार क्वेश्चन को पढ़िए भाई, क्वेश्चन को पढ़िए। अभी मैं इसी पर लेक्चर आज का दिया हूं। क्वेश्चन को पढ़िए, ऑप्शन 1 एंड 2, 1 और 2 बिल्कुल सी ऑप्शन होगा ना। मैंने क्या बोला, वो भारत को इंग्लैंड को विकसित हो रहे आधुनिक उद्योग के लिए कच्चे माल का निर्यातक बनाना चाहते थे, और इसी को बाजार भी बनाना चाहते थे ना। तो आंसर हो जाएगा सी। इस तरह से क्वेश्चन निकाला जाएगा, इस तरह से पॉइंट बाय पॉइंट बताया जाएगा, इस तरह से लाइन बाय लाइन इस पे काम किया जाएगा। समझ गए ना। तो चलिए एक बार जल्दी से बता दीजिए किनको ये क्लास अच्छा लगा, एक बार जल्दी से बता दीजिए प्लीज। थोड़ा मेरा एनर्जी, ताकि मैं कल का क्लास आऊं करने। तो और एनर्जी के सर, आयातक। आयातक का मतलब क्या होता है बताइए। आयातक और आयातक का मतलब होता है हम किसी से खरीदते हैं, और निर्यातक का मतलब होता है सपना बेचते हैं। तो भारत को निर्यातक बनाता था, देखिए कच्चे माल का नहीं, यानी कच्चे माल किसी को बेच रहा है, ठीक है। और यहाँ भारत एक विशाल बाजार, और विशाल बाजार बनाता चाहता था, समझी सपना। निर्यात का मतलब होता है हम निर्यातक हैं अगर किसी चीज का, तो हम अपना सामान किसी को बेच रहे हैं। और आयातक का मतलब होता है हम किसी से खरीद रहे हैं। समझ गए। चलिए, तो सबको क्लास अच्छा लगा एक बार जरूर बताइए। इसी तरह और इसमें इजाफा होगा, और पॉइंट बाय पॉइंट बहुत अच्छे से पढ़ाई जाएगी एकदम। अभी तो ये पहला चीज़ हो रहा है, धीरे धीरे जुड़ते जाएंगे कि सर क्लास 11 AM से स्टार्ट होता है, नहीं 10:30 से रवि, 10:30, 10:30 से। इसीलिए मैं बोला था आप लोग को मैसेज वैसेज भी चला जाएगा, ग्रुप में हम जोड़ देंगे। आप लोग सभी लोग अपना नंबर, अभी मान के चले किसी कारणवश किसी दिन एनसीईआरटी शायद ही छुट्टी रहे, लेकिन कभी किसी कारणवश किसी दिन ऑफ रहे, तो आपको मैसेज पहले चला जाएगा। बहुत सारे चीज़ों का मैसेज होता है, वो पहले आपके पास चल जाएगा। थैंक यू। चलिए, तो ये चीज़ें रही, नंबर मैं आपको बता चुका हूँ, उस पर भेज दीजिएगा लोग। क्लास होता है 10:30 से 12 बजे तक एकदम। 10:35-40 तक क्लास शुरू हो जाएगा, 12 बजे ही छोड़ा जाएगा। आज 2-4 मिनट पहले छोड़ रहा हूँ, क्योंकि आज फर्स्ट क्लास था। धीरे धीरे इस क्लास को चलते चला जाएगा एकदम पूरे। ऐसा कोई हड़बड़ी, देख लीजिएगा कितना धीरे से पढ़ाया हूँ, इसलिए इसी हिसाब से सेशन चलेगा। और क्वेश्चन, हर एक टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास रोक दिया जाएगा। जैसे मैंने क्या किया, यहाँ से देखिए, यहाँ पे विदेशी व्यापार, अभी इसमें कोई विदेशी व्यापार नहीं, अपने इसी से क्वेश्चन मैंने 3 कराया। इसी के लिए आप लोग हमसे जुड़े हुए, समझ गए। तो चलिए मिलते हैं अभी 12:10 या 15 के आसपास से 10 मिनट, क्योंकि सुबह 7 बजे से 1 घंटा गैप छोड़ दिया जाए, तो 7 बजे से क्लास आदमी ले रहा है। तो यूट्यूब होगा, वो भी एक बार कि मेरे आज फादर आने वाले हैं, तो अगर तो आ गए होंगे तो शायद ना ले क्लास, नहीं आएंगे तो क्लास यूट्यूब 12:10-15 से शुरू होगा, और प्रैक्टिस भी होगा। चलिए, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू।